नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी पसंद भाग 3 का अध्याय 5 और जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये है हमारी पसंद भाग 3 का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और जिसके रचयिता हैं अरविंद कुमार सिंह। तो जो अरविंद कुमार सिंह हैं उन्होंने ये अध्याय निबंध शैली में लिखा है। मैंने पहले भी हर बार बताती हूँ कि हर पाठ हर लेख की एक विधा होती है, तो ये निबंध शैली में लिखा गया है। इसमें अरविंद कुमार जी ने पत्रों का महत्व बताया है, पत्रों का क्या महत्व है और उसमें क्या क्या पत्रों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं कि जब पहले पत्रों के माध्यम से हमारा संचार होता, जो संचार था वो पत्रों के माध्यम से होता था। समय के साथ साथ बदलाव हुआ और संचार के जो साधन हैं उनमें परिवर्तन आए, लेकिन जो पत्रों का जो महत्व हमारे जीवन में है वो आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा वो पहले था। और आज के जो नए नए संचार के जो साधन आ रहे हैं वो कभी भी पत्रों के महत्व को कम नहीं कर सकते। तो अरविंद कुमार जी यही कहना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी देखो जो भाषा है उसका जो लिखित रूप है वो क्या है, उसका क्या महत्व होता है, उसका यही महत्व होता है कि वो स्थायी होता है। लिखित रूप मूल रूप से मतलब जो भाषा का मूल रूप है मौखिक, अगर मौखिक अभिव्यक्ति में हम कुछ भी कहते हैं, बोलकर कुछ कहते हैं, तो हो सकता है कुछ समय बाद हमें किसी ने अगर 10 बातें कही हैं तो उसमें से 2 बातें ही याद रहेंगी। लेकिन जो लिखित रूप में हमें जो बातें किसी ने कही हैं, बताई हैं, तो वो बात हमें वो स्थायी रूप है भाषा का, उसको हम आजीवन अपने साथ रख सकते हैं। तो मतलब वो संभाल कर रखी जा सकते हैं। जबकि आज के जो संचार के साधन हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। संचार तो हो जाता है, भावों का आदान प्रदान तो हो जाता है, लेकिन उनको संभाल कर नहीं रखा जा सकता। तो यही अरविंद कुमार जी अपने जो निबंध जो उन्होंने लिखा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके माध्यम से बताना चाहते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवादों और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों के पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब देखिए जो लेखक है वो कहते हैं कि जो पत्रों की दुनिया है वो बहुत आश्चर्यजनक है, अजीबोगरीब है। तो उसकी उपयोगिता है वो बनी रही है, जो पत्र है उसकी उपयोगिता बहुत, उसका महत्व हमारे जीवन में रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के जो आधुनिक साधन है, आधुनिक साधन कौन से हैं, टेलीफोन, टीवी, जो भी हैं जैसे मोबाइल, तो वो क्या है कि आधुनिक साधन है। तो पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार के आधुनिक साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का जो संदेश कहाँ दे पाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पत्र जब इंसान लिखता है तो वो मन के ऐसे भाव लिख देता है, जो भी उसके मन के अंदर जितने भी भाव आते हैं वो सब लिख देता है। जबकि एसएमएस क्या होता है कि एक शॉर्ट सी एक छोटा, जहाँ तक हो सकता है हम उसमें छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। और बोलकर भी हम बहुत सारे, हमारे मन में ऐसी संवेदनाएं, ऐसी भावनाएं होती है जो हम बोलकर भी नहीं बता पाते, लेकिन पत्र में हम अवश्य उसको लिख सकते हैं। और पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और जो सिलसिला होता है मतलब लगातार जो चल रहा है हमारे यहाँ, तो कहते हैं कि एक नया हम शुरू कर देते हैं। और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवादों, नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब पत्र वो होते हैं जिनके कारण राजनीति में परिवर्तन आ जाता है, साहित्य में परिवर्तन आ जाता है, और कला के क्षेत्र में भी जितने भी विवाद हुए हैं तरह तरह के, हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पत्रों के माध्यम से बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम मिला है।
वो कोई भी पत्र हो सकता है, कोई किसी भी राजनेता ने किसी राजनेता को लिखा है वो, या फिर साहित्य में बहुत सारे हैं कि पत्राचार होते थे, मतलब पत्रों का आदान प्रदान होता था लेखकों के बीच में, और वही जो पत्र थे वो बाद में एक लेख का रूप भी उन्होंने ले लिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो किससे जुड़ी हैं, पत्र माध्यम से जुड़ी हुई हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। कहते हैं कि दुनिया का तमाम, यानी कि जितना भी है साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी पत्रों के ऊपर आधारित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यानी मानव की जो हमारी परंपरा चली आई है, जो मानव के अंदर जो संवेदनाएं, जो भावनाएं पैदा की है, उसमें इन पत्रों की बहुत ही अनूठी, मतलब अद्भुत सी भूमिका इन्होंने निभाई है। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि जो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। कि दुनिया में जितना भी तमाम, मतलब जितना हर कुछ भी है वो साहित्य के पत्रों पर ही केंद्रित है, आधारित है, और मानव सभ्यता में भूमिका निभाई है। कहने का अर्थ है कि जो मानव का की जो सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें पत्रों ने एक अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जब हम पुराने समय में लिखित रूप में जैसे पत्र लिखे जाते थे, तो उन पत्रों के माध्यम से ही हम पुराने समय की हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे जो लोगों की जो भावनाएं हैं उसको समझ पाए हैं। इसलिए, और पत्रों की अनूठी भूमिका रही है, एक अलग ही भूमिका उन्होंने अपनी निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। अब लेखक कहते हैं पत्रों में भाषा चाहे अलग अलग हो या पत्रों के नाम अलग अलग हो, लेकिन उनके अंदर जो भी लोग अपने मन के जो भाव लिखते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। क्योंकि भावनाएं तो देखो सभी की एक जैसी होती है, दुख सभी को होता है, सुख सभी को होता है, खुशी सभी को मिलती है। तो वो कहते हैं कि भावनाएं सब में एक जैसी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पत्रों में लिखे जाने वाली भाषाएं अलग हो सकती हैं। पत्र का नाम भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रखा गया है। पत्र को उर्दू में खत कह देते हैं, संस्कृत में पत्र कह देते हैं, कन्नड़ में कागज कह देते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कह देते हैं, लेकिन उनमें भाव एक जैसे ही रहते। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। तो इसमें जो लेखक हैं वो कहते हैं कि पत्र यादों को सहेज होता है संभाल कर रखते हैं। क्योंकि पत्र कभी भी देखिए वो लिखित भाषा अस्थायी रूप है, उसको हम संभाल कर रख सकते हैं और यादों को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है कि हम उसे संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। मतलब जो लोग हैं जो पत्र लिखते हैं उनकी अपनी लेखन कला है। कोई पत्र को में भावों को ज़्यादा महत्व देता है, कोई पत्र में भाषा को ज़्यादा महत्व देता है। तो वो उसकी अपनी कला है, जो पत्र लिख रहा है वो उसकी अपनी कला है, और हर एक पत्र का अपना दायरा है, सीमा है। कि कोई जो पत्र हम जिस तरह के भी पत्र लिखते हैं, जैसे औपचारिक है, अनौपचारिक है, उन सारे पत्रों का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है, तो वो बनी रहनी आवश्यक होती है। अब लेखक कहते हैं कि दुनिया भर के पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तमाम ठिकानों पे, मतलब यानी हर एक ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, और एक दूसरे को तलाशते हुए, यानी कि जो जो पत्र भेजते हैं, इधर के से पत्र उधर जाता है, उधर से पत्र इधर आता है। और भारत में ही रोज कितने 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। तो जो ये साबित करता है, यानी सिद्ध करता है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत होता है महत्व, कि पत्र अपने आप में कितना महत्व रखते हैं। अब लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद
पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने कहा था कि 1953 में ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य होते हैं। रनर्स बोले तो दूत, जो आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि जो पहले राजा महाराजा होते थे वो अपना संदेश एक जो घोड़ा चलाने वाले, घोड़ा वाहक होते थे, घोड़ा चलाने वाले, उसके हाथ में एक लिखित रूप में संदेश देकर भेजते थे और वो जाकर उनको जो आगे राजा होते थे जिन तक पहुंचाना होता था उन तक वो पहुंचा दिया जाता था। तो वो हो गए थे। फिर तेज घोड़े, और उसके बाद अब जो नेहरू जी कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि संचार के साधन में बदलाव आया, ठीक है। और रेलवे जो है वो क्या हो गया, उनके बाद पहिए आए। अब बदलाव कैसे आया कि उसके बाद पहिए का मतलब है साधन। पहले सिर्फ घोड़े होते थे, फिर जैसे गाड़ियाँ बन गई, जो भी है नए नए आधुनिक जो साधन थे वो आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, संचार में बदलाव आ गया। जो पहले जो भी संदेश था वो अगर 3 दिन में पहुंचता था तो वो संदेश क्या हो गया, 1 घंटे में, तो 1 दिन में ही पहुंचने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रेलवे से जो तार आते थे ना उसमें उसने भारी बदलाव कर दिया, क्योंकि जो रेलवे थी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और तारों ने तो ऐसा किया, तार अब के जो बच्चे हैं वो शायद ना जानते हो, तार एक जो पत्र होता था उसका एक छोटा सा रूप होता था जिसके अंदर सिर्फ एक विशेष कुछ लाइनें ही लिखी जाती थी। संक्षिप्त रूप में अपना जो संदेश था वो भेजा जाता था। तो उसने क्या किया, बहुत बदलाव कर दिया, क्योंकि वो बहुत जो संदेशों का आदान प्रदान का जो सिलसिला था वो बहुत उसको गति प्रदान कर दी। तो अब क्या हो गया कि जो गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब टेलीफोन, वायरलेस, अब जो नेहरू जी कहते हैं कि उसके बाद तो क्या हुआ, टेलीफोन आ गए, वायरलेस आ गए, और जो आगे रेडार की दुनिया बदल रहा है। रेडार मतलब जो हमारा आधुनिक समय है वो क्या है, अब बदलता ही जा रहा है। वो तकनीकी जो दुनिया है वो अब दिन रात उसमें संचार के जो साधन है उनमें बदलाव होता जा रहा है। अब है, पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। अब देखिए, अब लेखक कहता है कि पिछली शताब्दी होती है 100 साल, शताब्दी 100 साल, पिछले 100 सालों में जो पत्र लेखन की जो कला है उसने एक नया रूप लिया। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को, मतलब जो डाक व्यवस्था है उसमें भी सुधार किए गए, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि पत्रों को भी सही दिशा देने का विशेष प्रयास किया गया। सही दिशा का मतलब है कि जो अब पत्रों का चलन नहीं रहा, लेकिन पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये सभी को पता होना ज़रूरी था। उसके लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, संस्कृति होती है परंपरा जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है। तो लेखक कहते हैं कि जो परंपरा है पत्रों की, वो उसको उसका विकास करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो स्कूलों के पाठ्यक्रम होते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में होती हैं, तो उसको उसमें इस विषय को शामिल किया गया, किसको, पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया। और भारत के नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं कि जो पत्राचार है, पत्रों का जो आदान प्रदान है वो दोबारा से आरंभ होना चाहिए, या फिर उसके विषय में सभी को पता होना चाहिए। और इसके लिए विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ जो हमारे पूरे विश्व की जो संस्था है, जो पूरे विश्व की डाक व्यवस्था का ध्यान करती है, उसने भी इनके इस विषय में बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, कोशिश की। और विश्व डाक संघ ने जो कोशिश की वो क्या क्या कोशिश की उसमें देखिए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया।
तो मतलब उन्होंने ऐसी प्रतियोगिताएं रखी ताकि बच्चे उसमें क्या दिलचस्पी लें और पत्रों को लिखना सीखें। इसलिए 1972 से ये शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वो कह रहे हैं कि ये तो सही है कि जो बड़े शहर है, महानगर, दिल्ली, मुंबई, जो भी है, संचार साधनों के तेज विकास और बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, बहुत सारे कारण हैं, ऐसे पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी कि जैसे ही संचार के साधनों में बढ़ावा हुआ है, नए नए संचार के जो साधन आए हैं, उसके कारण जो पत्रों की आवाजाही है वो बहुत कम हो गई है। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, सीधा फ़ोन करते हैं। अगर कुछ कहना है, अगर हमें देश के किसी कोने में कोई हमारा अपना परिजन बैठा है तो उसको हम फ़ोन करते हैं, या फिर हम मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि जो पत्रों की जो आवाजाही, मतलब आदान प्रदान था, वो प्रभावित हुआ, वो कम हो गया है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती का मतलब होता है ग्रामीण लोग, कि जो गांव के जो क्षेत्र, गांव क्षेत्र के जो भी लोग हैं, वो आज भी चिट्ठियों पर निर्भर करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब वो कह रहे कि जब से फैक्स, ईमेल आया है, ईमेल आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीफोन से बात कर सकते हैं। तो फिर वो कह रहे कि इन सब से क्या हुआ है, जो चिट्ठियां थी उनकी चिट्ठियों को जो बढ़ावा मिल रहा था, जो प्रयत्न किए जा रहे थे, वो संभव हो रहा था, लेकिन उसको क्या हो गया कि एकदम से उसकी जो तेजी थी चिट्ठियों की, उसमें रोक लग गई। लेकिन जो व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी जो व्यापार, जिस तरह से उद्योग हैं, व्यापार बढ़ रहा है, उस तरह से उसकी जो डाक की संख्या है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब लेखक कहते हैं कि पत्र, जहाँ तक हम पत्रों की बात करते हैं, तो अगर हम बारीकी से उसकी गहराई में जाएं, यानी पीछे को, अपने जो विरासत, जो अपने पूर्वजों को अगर देखें, तो हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी पत्र ना लिखा हो। अगर उसको पत्र नहीं लिखना आता था तो उसने लिखवाया ज़रूर होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि जिसने अपने लिखे हुए पत्र का फिर बेसब्री से, यानी सब्र खोकर जिसने अत्यधिक इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक जो हमारे सेना के जो सैनिक है, वो हमेशा पत्रों पर ही निर्भर करते थे पहले। और वो कहते हैं कि वो पत्रों का जिस तरह से इंतज़ार करते थे, ऐसा हमारे सामने इससे अच्छा उदाहरण, कोई मिसाल यानी उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। कि एक दौर था जब पत्रों का महीनों का इंतज़ार करते थे। एक समय था जब पत्रों को पहुंचाने में, इधर से उधर पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब जो परिवहन के साधन हैं, यानी कि जो भी व्हीकल हैं, जो वो क्या हो गए हैं, उनका जिस तरह से विकास हो रहा है, जैसे पहले रेलगाड़ियां बनी, फिर हवाई जहाज़ बने, तो वो क्या दूरी घट गई है। और पहले के लोग जो संचार से एकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी बहुत सारे साधन आ चुके हैं जिनसे लोग अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अब लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जिन्होंने अपने जो बुजुर्ग, जो पूर्वज हैं, पुरख जो पूर्वज हैं, यानी जो पहले, उनसे पहले की पीढ़ी के जो भी लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके जो पत्र हैं उनको संजोकर, सहज कर संजोकर, यानी संभाल कर विरासत के रूप में रखे हुए। विरासत यानी एक ऐसी धरोहर जो उन्हें विरासत में मिली है, उसके रूप में उन्होंने उन पत्रों को संभाल कर रखा हुआ है। और बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी होते व्यापार करने वाले, उद्योग करने वाले, कवि, प्रशासक, राजनीतिक, प्रशासक का मतलब होता है कोई भी राजनीति करने वाले, सन्यासी या किसान,
कि किसी भी वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो पत्र रचनाएं हैं वो अपने आप में एक खोज का विषय है। अनुसंधान होता है, खोज, रिसर्च भी बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। तो रिसर्च इसको खोज क्यों बोला है कि जो हम उस समय के जो पत्रकार थे, व्यवसायी थे, अगर आज हम उनके विषय में कुछ जान सकते हैं तो वो उन पत्रों के माध्यम से जान सकते हैं जिनके द्वारा वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब लेखक कहते हैं कि अगर आज भी, उस समय भी अगर टेलीफोन जैसे संचार साधन होते तो नेहरू का जो पत्र है अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम जो उन्होंने लिखा, ऐसे पत्र जो राजनीतिक लिखते थे, कवि लिखते थे, वो अक्सर क्या हो जाते थे, पब्लिश हो जाते थे। मतलब प्रकाश जो उन्हें प्रकाशित कर दिया जाता था, उनमें प्रेरणा भरी बातें लिखी जाती थी, तो वो लोगों को प्रेरणा देते थे। वो कहते हैं कि अगर उस समय ऐसा होता तो जो देश के करोड़ों लोग हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती, क्योंकि जो वो संवाद अगर होता तो वो सिर्फ बाप और बेटी के बीच में होता। लेकिन जब नेहरू जी ने पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को कुछ ज्ञान दिया, वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अब वो तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। लेखक कहते हैं कि जो पत्र है उनको हम सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस जो हमारे पास आते हैं उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। और सच भी है, हमारा फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम उसको भरे उसके अंदर डालते जाएं तो वो क्या है कि उसको हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद क्या हो जाता है, हम उसको भूल जाते हैं किसने हमें क्या बात कही थी। तो कितने ही संदेशों को हम सहज कर रख सकते, नहीं रख सकते, ये तो सच्चाई है, नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार, वो कहते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, विवेकानंद या महात्मा गांधी या कितने बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने जो पत्र एक दूसरे को लिखे वो क्या था कि उनकी धरोहर थी। जो संपत्ति जो हमें जो विरासत में मिली है वो महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र ही तो थे। इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अब लेखक कहते हैं कि भारत जो महान हस्तियों की हम जो जिक्र कर रहे थे इससे पहले, तो उनमें उस श्रेणी में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनको सबसे पहले रखा जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं, म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय है, जो जाने मानी हस्तियां जहाँ संग्रह किया जाता है अलग अलग पुरानी चीज़ों का, तो जानी मानी हस्तियों के पत्रों का वहाँ पर क्या मिलता है। जानी मानी हस्तियां जो भी प्रसिद्ध लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग थे, उनका एक अलग ही संकलन भी है। संकलन होता है जहाँ पर सारे पत्रों को इकट्ठा किया गया है, और तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने का असली पैमाना है। क्योंकि अगर हम उन भावों और उन विचारों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे उनके मन में क्या भाव रहे होंगे, क्या विचार आए होंगे उस समय। तो वो एक सबसे अच्छा उसको मापने का पैमाना जो है वो पत्र है। और भारत में आज़ादी के पहले जो महासंग्राम के दिनों में कुछ भी अंग्रेज अफसर जो अफसर थे वो भी अपने परिवार के जो लोग थे उनको पत्र लिखते थे और भारतीय लोगों के बारे में बताते थे। और वही पत्र जो उन्होंने अपने परिवारजनों को लिखे और जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के बारे में बताया, तो वो पत्र इतने महत्वपूर्ण हो गए कि वो बाद में एक पुस्तक का रूप बन गए। और इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती को लिए हुए था। अर्थात कहने का भाव ये है कि लेखक का कि इन पत्रों से हम ये समझ पाए कि जो संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो कितनी जमीनी यानी कितनी शुरुआती जो चीज़ें थी उनसे हम
कितने मजबूत हुए वो हमें इन पत्रों के माध्यम से ही पता चला। इसी जमीनी मजबूती को लिए हुए जैसे संग्राम चला था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक उन तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। अब लेखक कहते हैं कि जो महात्मा गांधी के पास जब दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे, किसी भी कोने से जो पत्र आता था वो उस पे पता जो लिखा जाता था वो महात्मा गांधी इंडिया लिखा जाता था। और वो जो महात्मा गांधी थे उस समय अगर देश के किसी भी कोने में होते थे तो वो पत्र सिर्फ महात्मा गांधी तक ही पहुंचाए जाते थे, यानी उन तक पहुंचा दिए जाते थे किसी भी हालत में। और आज़ादी के आंदोलन में ऐसे ही दिग्गज हस्तियां, बहुत बड़ी बड़ी जो और भी हस्तियां थी और भी लोग थे जिनके साथ ऐसा होता था, यानी लोग उनको क्या करते थे, पत्र लिखते थे और तरह तरह के प्रश्न भी उनसे करते। महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यानी कि वे ऐसा नहीं है कि किसी और से कहकर लिखवा लेते थे जवाब। जो महात्मा गांधी थे हर पत्र का जवाब अपने हाथों से लिखने का ही प्रयास करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। तमाम नायक कौन, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन भी लोगों ने भाग लिया था उनके पत्र भी घर घर में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्त पत्र होता है जो प्रशंसा में दिया जाता है, मतलब प्रशंसा पत्र भी बोल सकते हैं उसको। किसी बड़ी उपलब्धि से कोई इतनी बड़ी उपलब्धि मानते थे कि पता नहीं हमें क्या ही मिल गया है। जो पत्र जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखे गए थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, मतलब जो घरों में वो पत्र हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखे गए हैं वो उनको एक फोटो फ्रेम की तरह बनाकर उनको क्या किया है, फ्रेम कराकर घर में रख लिया है। अब देखिए पत्रों का कितना महत्व है। अगर आज हमें कोई भी ऐसी बात कहे या हमें ऐसी भी कोई भी बात, प्रशंसा की कोई बात कहे या दुख सुख की कोई बात कहे, तो हो सकता है हम कुछ दिन तक उसको याद रखेंगे या दूसरों को हम मौखिक रूप से बताएंगे और दूसरे उस पर पता नहीं उस पर विश्वास करे या ना करे। लेकिन जो पत्र है उन पर तो विश्वास करना लाजमी है, क्योंकि वो तो हमारे सामने है, स्थायी रूप में है, लिखित रूप में है। तो इसी प्रकार से क्या है, लोगों ने उनको क्या करवा लिया, फ्रेम करवा कर अपने घर में लगा लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं कि यही नहीं, कि जो पत्र हमें स्वतंत्रता सेनानियों या अनेक लोगों जैसे पहले किसान, उद्यमी जो वर्ग लेखक ने बताए हैं उनके माध्यम से मिले हुए जो पत्र हैं उनके आधार पर न जाने कितनी भाषाओं में और कितनी तरह की किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में से बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। अब लेखक कहते हैं कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज होते हैं जो महत्वपूर्ण जो भी फाइलें हम बोल देते हैं इंग्लिश में उसको कि इम्पोर्टेंट फाइल्स बोलते हैं। तो वास्तव में जो पत्र हैं वो किसी दस्तावेज फाइल से कम नहीं है। और पंत के 200 पत्र, जो हमारे पंत जी जो कवि रहे हैं बहुत उच्च कोटि के, उन्होंने 200 पत्र लिखे। किसको? जो बच्चन हमारे जो लेखक कवि हैं उनको लिखे, उनके नाम लिखे। और निराला के पत्र में लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद। अब वो कहते कि निराला ने जो पत्र लिखे हैं
उसमें भी कहा है। और पत्रों के जो आईने यानी दयानंद सरस्वती ने जो भी पत्रों के माध्यम से जो आईना लोगों को दिखाया है, और निराला ने अपने पत्रों के माध्यम से जो भी लिख कर बताया है, वो कई सारी पुस्तकों में मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो अपने मन के भाव लिखे थे, अपने विचार लिखे थे एक दूसरे कवि को या फिर किसी भी इंसान को, और वो क्या बन गया, एक कविता के रूप में, एक पुस्तक के रूप में सामने आ गए। क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो लोगों को प्रेरणा दे सकती थी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक होता है प्रेरणा देना, कि ऐसे जवाब देते थे जिनसे उनको प्रेरणा मिलती थी, तथा पत्रों के जवाब से वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जो पत्रों के जो उनके जवाब आते थे, मुस्तैद रहते थे, मतलब कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उसके लिए तैयार रहते थे, पत्रों के जवाब देने के लिए। इस और नेहरू और गांधी ने के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, कहते हैं कि जो नेहरू और गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो पत्र लिखे गए वो बहुत ही प्रेरक थे। यानी लोगों को आज के समय में भी वो पत्र क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। वो कहते हैं, लेखक ने बताया है कि महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपने संवाद, जो अपने विचार जो भी थे उनके मन में, वो 1915 से 1941 के बीच के जितने भी पत्रों का आदान प्रदान महात्मा गांधी और जो कवि थे उनके बीच में जो हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर उनके बीच में हुआ, उसमें से बहुत सारे तथ्य है। और उस समय उन लोगों की मनोदशा, यानी उस समय उन लोगों के मस्तिष्क में कैसे विचार चल रहे थे, उनके मन की कैसी दशा थी, वो क्या विचार रखते थे उस समय, वो क्या सोचते थे, वो उनका सारा लेखा जोखा आज भी संग्रह में रखा हुआ है और प्रकाशित किया गया है। अब ये देखिए, अगर पत्र नहीं होते तो हम ये सब कैसे जान पाते कि उस समय जो भी लोग थे उनके मनोदशा कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, जो महान लोग थे उनके वो क्या सोचते थे, वो हम पत्रों के माध्यम से ही जान। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। अब लेखक कहते हैं कि जो पत्र व्यवहार यानी पत्रों का आदान प्रदान की जो परंपरा थी वो भारत में बहुत पुरानी है, पर असली विकास कब हुआ, इसका आज़ादी के बाद। क्योंकि आज़ादी के बाद बहुत सी पाबंदियां लग गई लोगों के आचार विचार आदान प्रदान पर, तो चिट्ठियां गुप्त रूप से दी जाती थी। तो उस समय क्या था कि तमाम सरकारी विभागों की तुलना में, कि और जो विभाग थे, सरकारी विभाग थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो गुडविल यानी अच्छा चाहने वाला, सद्भावना रखने वाला था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, वो डाक विभाग ही था। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके काम, क्योंकि वो कौन करता था, डाक विभाग करता था, उनके विचारों का आदान प्रदान था, वो एक दूसरे तक पहुंचाता था। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अब जो लेखक वो कहते हैं कि जो डाक विभाग था वो उनका सद्भावक बना हुआ था। इसकी एक खास वजह यह थी कि लोगों, वो जो डाक विभाग था वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता था, और घर घर तक इसकी पहुंच थी, क्योंकि वो जिसे भी चाहते उस तक अपने विचारों को पहुंचा देते थे। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि आज संचार के इतने ज़्यादा साधन है, इंटरनेट है, हम आमने सामने होकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो चिट्ठी पत्री है उसकी जो हैसियत है वो बरकरार है, यानी उसका जो महत्व है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, उसकी जो शख्सियत है वो आज भी वैसी की वैसी ही है जैसी पहले थी। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्री तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है।
अब लेखक कहते हैं कि चाहे रहने का स्थान कोई भी हो, चाहे लोग बड़ी बड़ी हवेलियों बंगलों में रहते हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, दुर्गम कठिन जंगलों से घिरे हुए हों, चाहे बर्फबारी के बीच रह रहे हो, या समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हों, चाहे वो रेगिस्तान में घने दूर दूर तक जो रेगिस्तान है वहाँ पर जो इक्का दुक्का लोग रहते हैं, चाहे वो हो, और तो उनके लिए क्या है, आज भी वो किसका इंतज़ार करते हैं सबसे ज़्यादा? जो पत्र हैं आज भी उन्हीं पत्रों का वो इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। अब लेखक कहते हैं एक या दो नहीं, करोड़ों लोग हैं जो पत्रों के अन्य सेवाओं के लिए, यानी कि ज़रूरी नहीं हम अपने बात जो संवाद है, अपनी भावनाओं विचारों के लिए पत्रों का हम उपयोग करते हैं। बहुत सारी अन्य सेवाएं हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं कि रोज जो भारतीय डाकघर हैं उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। बहुत सारे काम हैं हमारे जो सिर्फ डाकघरों के माध्यम से ही हो सकते हैं। कुरियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, जिसके लिए हम डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। अब ये लेखक कह रहे कि जो डाकघर है उसकी सिर्फ एक यही भूमिका नहीं है कि वो भाव और विचारों का आदान प्रदान के लिए पत्रों का पत्राचार करे, यानी आदान प्रदान करे। वो जो डाकघर है वो बहुत सारे ऐसे काम, बहुआयामी बहुत सारे ऐसे काम करता है जो हमारे आज के जो संचार साधन है वो नहीं कर सकते। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। अब कहते हैं कि जो दराज, जो दूर देहात ग्रामीण जो लोग हैं वो उनके जो परिवारजन हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, दूर देशों में कमाने जाते हैं, तो उनके घरों में जो भी क्या है, जो चूल्हे जलते हैं वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। आजकल तो फिर भी वो हो चुका है कि ट्रांजैक्शन हो जाती है, जो इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे एक दूसरे के अकाउंट में जो पैसे है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जब जिस समय लेखक ने ये बात लिखी है तो वो कहते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ मनी ऑर्डर ही करते हैं, जिससे उनके जो गरीब घरों के जो चूल्हे वो जलते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, यानी उनका जो आर्थिक ढांचा वो चलता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब लेखक कहते हैं कि जो गांव हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो चिट्ठी है और जो पैसे लेकर, जो पैसे का जो मनी ऑर्डर लेकर आता है वो डाक या किसी देवदूत से कम नहीं है, यानी जो देवता का दूत, यानी कि एक फरिश्ते से कम नहीं है। और पहले के समय में जो डाकिया था उसे एक फरिश्ता ही माना जाता था कि वो अगर कोई अच्छी खबर लेकर आता था तो उसे बधाई भी दी जाती थी, उसे पैसे दिए जाते थे, इनाम दिया जाता था, और उसे एक फरिश्ता ही समझा जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, आधुनिक दौर है, हमारे जो संचार के साधन हैं वो बहुत आधुनिक हो चुके हैं। आज हम घर बैठे आमने सामने होकर बात कर लेते हैं, तो जैसे बहुत सारा बदलाव आ चुका है। लेकिन लेखक के अनुसार, और लेखक के अनुसार नहीं, सच्चाई है, क्योंकि लिखित रूप है, स्थायी रूप है। अगर हम पत्रों के द्वारा अपने भावना और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो जो ये पत्र है वो आने वाले भविष्य में एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि उस समय के जो लोग थे उस समय उन लोगों की मनोदशा ऐसी थी, ऐसे विचार थे, ऐसे भाव थे, तो वो आने वाली पीढ़ी भी उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है और वो उसको मानने के लिए तैयार होती है कि हाँ उस समय ऐसा था। और वरना हमारे पास सबूत नहीं रहते हैं। जो भाषा का लिखित रूप है यही है एक रूप है जो हमें हमारी जो भी हमारी सोच है, हमारी समझ है, उसको हम संजो कर रख सकते हैं। तो आज का हमारा जो अध्याय था वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।